नमस्कार जय भारत। कुछ ज्यादा ही वनडे नहीं हो रहा आजकल। हैं? कहीं ज्यादा ही ना फ्री हो जाना पता। भाई ज्यादा ही फ्री हो गए थोड़ा। अत्यधिक तनाव होना और अत्यधिक फ्री होना दोनों समस्याग्रस्त चीजें हैं। कहाँ तक पहुंच गए थे? कंडक्टेंस चल रहा था ना। भैया सब ठीक है। ये बात। कहाँ से आ रहे हैं सब लोग? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं जरूरी। बाहर घूमना जरूरी। नहीं नहीं सही है। तो बताएं। 6 बातें बताई थी मैंने, 6 बातों पर डिस्कशन करना था। कौन कौन सी 6 बातें थी? रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर और इक्विवेलेंट। चलिए, सबसे पहले बात को समझने के लिए एक कंडक्टिविटी सेल बनाते हैं। ये चीजें मेजर करने के लिए एक सेल बनाया जाता है जिसका नाम है कंडक्टिविटी सेल। अच्छा, ये भी मतलब और कौन पूछ रहा था? तुम्हारे बैच में ज्यादा ही क्लास नहीं लग रही थोड़ी? है? आगे ना निकल जाना कहीं। पहले कोर्स कंप्लीट हो गया था। देखें, ये कंडक्टिविटी सेल, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगा दें। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं। बिना अपने आने का एहसास कराए आ जाएं। आओ तो इस तरह हो कि खुद को भी ना पता चले कि कब आए हो। और बैठ जाओ फटाफट। देखिए, ये दोनों पैरेलल इलेक्ट्रोड्स, इनके बीच की डिस्टेंस एल है। नहीं, रिंग के नहीं आना है, चल के ही आना है। ये देखिए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। मान लें आपने 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए, बैटरी में से करंट फ्लो करेगी। फिर यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है अभी क्या बता नहीं सकता। फिलहाल यहाँ का मकसद देखिए, ये जो आपने भरा है ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। हम जो कंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं वो कौन सा कंडक्टेंस है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, क्योंकि मेटेलिक नहीं पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? पिछली क्लास में आपको डिस्कशन हो चुका है सब चीजों का, कि कंडक्टेंस दो प्रकार का आपको पढ़ना है। उनमें से एक नहीं पढ़ना है, एक पढ़ना है। तो जो पढ़ना है वो कौन सा वाला है? वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मान लें आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बना के यहाँ पे भर दिया और ये मेजर करना है। अब कैसे मेजर करेंगे इसको समझे। देखिए, ये फॉर्मूला, इसमें एल कौन है? तो पत्थर फंसा दो ना दरवाजे में।
बाद में समझना, उसी से अपना कोवड़ी फोड़ लेना। मल्टीपर्पज पत्थर। उसके बाद ऐसी हालत होगी जैसी हो रही तुम्हें। बिना बात के खुश हो जाता हूँ। खुश हूं कि बावला पता नहीं। देखें, नहीं उसमें नहीं हूं, कन्फर्म है। देखो, अब यहाँ क्या है, एल जो है वो डिस्टेंस है किसके बीच की, दो पैरेलल इलेक्ट्रोड्स की। और ए कौन है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है डिप्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोड का। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एरिया जो लेना है वो डिप्ड पार्ट का लेना है। तो जैसे अगर मान लीजिए इसमें आधा पोर्शन डिप्ड होता तो आधे पोर्शन का एरिया लेते फॉर्मूले के अंदर। एल बाई ए कौन है यहाँ पे, एल बाई ए सेल कांस्टेंट है। आर कौन है, बता चुके हैं। अगर मान लीजिए इस फॉर्मूले के अंदर एल की वैल्यू 1 डाल दें और ए की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डाल दें, तो बताएं जो वॉल्यूम बनेगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। और इस पे जब आप वैल्यू लगाएंगे तो आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी। अब ध्यान दें, अगर मान लें आप ऐसा कुछ करें कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको 1 बना दें, ये जो प्लेट्स हैं डिप्ड पार्ट, इनका एरिया ले लें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बताएं इसके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट फंसा होगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, रो के बराबर। तो यहां से रो की डेफिनेशन निकल के आती है कि रो खुद में भी एक रेजिस्टेंस ही है। अगर आप रो को देखें तो रो कुछ अलग चीज थोड़ी है, वो भी एक रेजिस्टेंस है, बस वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब होता है वो स्पेसिफिक अमाउंट का रेजिस्टेंस है। स्पेसिफिक वो कितना है वो नीचे लिखा हुआ है। बताएं कितना स्पेसिफिक अमाउंट लिया आपने, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब अगर आप ऐसा कुछ कर लें कि आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन तैयार हो जाए, तो उसका जो भी रेजिस्टेंस आता है उसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन बनती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। इतना नोट करें जल्दी से। बताएं एल बाई ए के बारे में क्या विचार है आपके। एल बाई ए का नाम सेल कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट घोषित कर दिया जाए, बदल सकता है, कब बदलेगा, जब आप कंडक्टिविटी सेल चेंज करेंगे। एक ये सेल है तो कोई दूसरा सेल भी हो सकता है, तो दूसरा एल और दूसरा ए भी ला सकते हैं आप। तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ये फिलहाल कांस्टेंट है जब तक सवाल के अंदर क्या फिक्स है, जब तक कंडक्टिविटी सेल फिक्स है। तो अगर वो प्रश्न में कहता है कि मैंने एक कंडक्टिविटी सेल लिया और उस पर सवाल लगाया, तो फिर जब तक वो लिया तब तक एल बाई ए फिक्स चलेगा। जब वो चेंज कर देगा तो बदल जाएगा। खींचते जाए परिभाषा लेके, रो की नहीं नहीं ठीक है। सब ठीक है, सब ठीक। चीज ऐसी खाइए कि फायदा ना हो तो नुकसान भी ना हो। नहीं उसमें उल्टा है। चले, ये क्या है क्या, सब ठीक है। भाई तो अलग ही लेवल पे चल रहा है। वही 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 चेक कर रहे हैं, इसकी जांच करनी चाहिए। जांच का विषय है। कैसे जांच करोगे, तुम चेक करोगे। चले, तो ये जो आपने डिजाइन बनाई ये क्या है, पहली बात तो समझ लें जरा। ये कंडक्टिविटी सेल है, यहाँ पे आपने एक बैटरी लगाई, एक करंट फ्लो कराई। ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, पैरेलल इलेक्ट्रोड्स। हम जो फॉर्मूला ये लगा रहे हैं एल बाई ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इससे जो हम रेजिस्टेंस वगैरह मेजर करते हैं वो किसका मेजर करते हैं, किस इलेक्ट्रोलाइट का। मतलब ये पूरा जो भरा हुआ है उसका, या किसी स्पेसिफिक पार्ट का, उसका मेजर करते हैं जो इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में जो फंसा हुआ इलेक्ट्रोलाइट है उसका रेजिस्टेंस मेजर होता है किससे, इस फॉर्मूले से। समझ पा रहे हैं। इसीलिए इस फॉर्मूले में जो ए लिया जाता है वो कौन सा पार्ट लिया जाता है, डेव्ड पार्ट। एक कार्यक्रम करें, बात को समझने के लिए इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, तो
चेक करिए तो अगर एल की वैल्यू हम 1 लगाते हैं, एल की वैल्यू अगर 1 लगाते हैं और एरिया कितना लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा, तो बताइए क्या एक क्यूब बन जाएगा? सॉलिड तो रहा नहीं। ठीक है, बस उसकी यादें बताइए, सॉलिड ही हटा दिया भाई लोगों ने। पक्का कोई जो है पैदल आदमी होएगा, कुछ समझ में नहीं आती होगी। देखें, अब देखिए जैसे ऐसा है, इसको बाहर निकाल लिया मैंने। अब ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, मतलब इधर इलेक्ट्रोड ऐसे बने, बाकी भावनाएं समझ गए ना आप। देखिए इधर इलेक्ट्रोड ऐसे बना हुआ है, यहाँ जो क्यूब अपने पास उसमें ऐसा बन गया है। चलेगा इतना तो? ठीक है, अब बताएं ये जो हमने निकाल लिया इसके अंदर क्या है? यहाँ पे एक बैटरी फिट है, और बताइए इसके अंदर ये जो आपने दो लगाए हैं ये कौन है? ये पैरेलल इलेक्ट्रोड है, बराबर। इनका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? उसकी वैल्यू कितनी लगा दी मैंने, मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी ले ली? तो क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक क्यूब बन गया, बराबर। तो डिस्टेंस डायमेंशन वगैरह लिखें। देखिए डायमेंशन में ये वाली डायमेंशन जो है ये 1 सेंटीमीटर है, ये वाली भी, और ये वाली अभी छोटी लग रही हुई आपको थोड़ी, ये भी 1 है। तो बताएं सब 1 1 1 है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, और ये भी 1 सेंटीमीटर। तो बताएं इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? जितना स्पेस इसके अंदर वॉल्यूम के हिसाब से, तो ये जो पूरा इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर फंसेगा इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या बोल सकते हैं इसको? 1 ml बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? 1 cc बोल सकते हैं। सीसी क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर, वो नहीं सीसी बुरी गुलाब की पत्थर पे तोड़, वो वाला। कई तो काफी दिन तक वही समझते हैं इसको। देखिए ये है, अगर ये आपने लिया है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसका जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? वो रो है। तो रो की डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml और 1 cc ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। खींचो, इसीलिए उसका नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि किसी स्पेसिफिक अमाउंट पे डिफाइन है। कितने स्पेसिफिक अमाउंट पे डिफाइन है? यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आप शॉर्टकट में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? यूनिट वॉल्यूम का जो रेजिस्टेंस होता है वो रो होता है। फिर कप्पा क्या होता है? कप्पा इसका रेसिप्रोकल है, तो यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होगा वो कप्पा होगा। कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml 1 cc ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, और इन दोनों में कैसा रिलेशन है? रो इज इक्वल टू 1/कप्पा। दोनों स्पेसिफिक है, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हुआ तो क्या हुआ? रेजिस्टेंस तो है, तो है वो है रेजिस्टेंस ही, बस किसका रेजिस्टेंस है? 1 ml का है। अच्छा आर कौन है फिर? आर और रो में क्या अंतर है? आर एक जनरल अमाउंट का रेजिस्टेंस है, मतलब 50 ml का भी हो सकता है, लेकिन रो का है, रो 1 ml का ही होगा। ये फर्क है दोनों में। चले, जल्दी कीजिए।
कंक्लूजन अभी तक का सिंपल से ये है, यूनिट वॉल्यूम जो रेजिस्टेंस है वो रो है, और यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस है वो कप्पा है। चलें, काफी है इतना। आओ, अच्छा रुके, चलो आगे बढ़ते, यूनिट्स पे आ जाओ। इन चार में आ जाओ पहले, आर की बताओ। तो इसकी ओम है, ऐसे सिंबल बना सकते हैं आप। अगले पे है, इसका रेसिप्रोकल है, तो ये रेजिस्टेंस की थी 1/R लगा दें। कभी सस्ते वाले भी तुम लोग हैं, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ रहे हो। ये तो इनमें से कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं, ये भी यही है, MHO बोलते हैं, साइमंस, कैपिटल एस, सेम सेम। रो पे है, रो इज इक्वल टू आर, आर इज रो एल बाई ये लगा दो, ये लगाओ, बताओ ये लगाते क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या है ओम, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कट लेगा इससे, इधर आ जाएगा सेंटीमीटर, तो बताएं ओम इंटू ओम पावर +1 सेंटीमीटर पावर +1, खींचते जाए। अगले वाले की उसे रेसिप्रोकल कर दो फटाफट, तो कप्पा इज इक्वल टू क्या लगा दिया, 1/रो, इसको पलटें, पलटेंगे तो बताओ क्या बनेगा, ओ -1 सेंटीमीटर -1, और इसको लिख सकते हैं बताओ क्या, MHO सेंटीमीटर -1, और साइमन सेंटीमीटर -1, चलेंगे सर, खींचते जाए। तो यूनिट इतनी पता होगी, आगे बढ़िए, चार बातें समाप्त हो चुकी हैं, चारों के बारे में जानकारी है अपने पास, और चारों के बारे में यूनिट की भी जानकारी है, चारों के कॉन्सेप्ट भी बताएं। इसमें जो ऊपर वाले दो हैं वो क्या है, वो किसी भी जनरल गिवन अमाउंट का रेजिस्टेंस या फिर कंडक्टेंस हो सकते हैं। नीचे वाले दोनों, नीचे वाले 1 ml पे ही डिफाइन है, वो स्पेसिफिक है, चूजी है बहुत, बराबर। इंग्लिश यार कमजोर है थोड़ी चूज में ई हटा के वाई लगा दो, यहाँ इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, सस्ते हवलदार बनाए। आगे देखें, सस्ते और फुर्तीले हवलदार के लिए संपर्क करें। अब देखिए, इतना काम समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाए। अब दो बातें बचती, बताओ कौन कौन सी, दो बातें कौन कौन सी, छह बातें थी टोटल, छह में से चार हो गई, अब बचता एक मोलर कंडक्टेंस, और आए फिर डालें उसका मोलर कंडक्टेंस। अब मान लें आप ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं, फॉर्मूले वाले हैं, वन डे वन टॉपिक टाइप मामला अगर चलता है तो ऐसे फॉर्मूला याद कर लें, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, खत्म मामला, इस पर बना लें, दो चार हाइलाइटर इसके ऊपर झोंक दें, और बस मामला कॉन्फिडेंस में आ गया। बस में लिख दें कि मैंने तुम्हें याद किया है, तुम भी मुझे याद रखना। अब अगर समझना चाहते हैं तो लिखें परिभाषा, पहले परिभाषा को समझिए, उसी से लॉजिक निकलेगा, क्योंकि परिभाषा बहुत साधारण सी है, जैसे आप मोलर मास पढ़ते हैं, तो मोलर मास क्या होता है, एक मोल का मास, वैसे मोलर वॉल्यूम क्या होता है, वैसे मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, लिखें
कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय, परिभाषा, कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय all ions given by conductance produced by all ions given by 1 mole of 1 mole of an electrolyte, 1 mole of an electrolyte, comma, in the given solution, in the given solution. पढ़ी क्या कह रहा है? कह रहा है मोलर कंडक्टेंस किस चीज का कंडक्टेंस है? उन सभी आयंस का कंडक्टेंस जो आयंस किसने प्रोड्यूस किए? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ने प्रोड्यूस किए। अब वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कहां प्रेजेंट है? कहां प्रेजेंट है? किसी गिवन सॉल्यूशन में। गिवन सॉल्यूशन का क्या मतलब है? कौन देगा? गिवन मतलब दिया हुआ। तो दिया हुआ तो किसी ने दिया होगा, तो किसने दिया? सवाल बनाने वाले ने। सवाल बनाने वाला क्या गिवन दे सकता है? कितना वॉल्यूम? गिवन सॉल्यूशन का मतलब वो क्या सॉल्यूशन बार बार चेंज करता है सवाल में? बिल्कुल, तभी तो सवाल बनते हैं, तभी तो सवाल बनते हैं। बिना विचार के शब्द कूड़े के समान है। अब समझिए, जितना अधिक बोलेंगे उतना कूड़ा और बढ़ता जाएगा, तो सोच समझ के बोलिए। अब सुनिए ध्यान से, मैंने आपसे बोला ना, इसीलिए मैं कहा हर लाइन का मतलब है, आप समझिए उस लाइन, तब वहीं से लॉजिक निकलेगा। उसने बोला कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस देखना है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ने जो आयंस प्रोड्यूस किए उनका कंडक्टेंस देखना है। तो देखेंगे तो हर बार आप एक ही मोल को, तो फिर आंसर क्या मोलर कंडक्टेंस के अलग अलग प्रश्न में अलग अलग आएंगे? अलग अलग आएंगे। क्योंकि वो क्या बदल सकता है? बार बार वो गिवन सॉल्यूशन बदल सकता है। अब आप सोचेंगे गिवन सॉल्यूशन कैसे बदला होगा? गिवन सॉल्यूशन बदलने के बहुत सारे तरीके हैं। पहली चीज, वो इलेक्ट्रोलाइट का नाम बदल देगा। NaCl की जगह वो Cl2 डाल देगा। तो बताइए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का तो लेंगे, लेकिन किसका लेंगे वो नहीं पता है। वो गिवन सॉल्यूशन में वेरिएबल है। और क्या वेरिएबल है गिवन सॉल्यूशन में? क्या सॉल्वेंट भी वेरिएबल मिलेगा आपको? नहीं। फिर से वही सॉल्वेंट जनरली आपको पानी मिलता है। 99 क्या 100% प्रश्न में आपको सॉल्वेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पानी ही पानी, तो वो तो पानी मिलना है। फिर और क्या वेरिएबल है? और वेरिएबल है कि गिवन सॉल्यूशन का जो अमाउंट वो बदल सकता है। वो पहले मान लीजिए उसने 20 ml लिया और बाद में उसने 40 ml ले लिया, लेकिन उसमें आप ढूंढेंगे किसको? 1 मोल को ही। 1 मोल डिजोल्व है, लेकिन 1 मोल डिजोल्व कभी 20 ml में और वही 1 मोल कभी डिजोल्व 40 ml में। तो क्या दोनों का मोलर कंडक्टेंस सेम आएगा? नहीं। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट भी सेम ले लूं तब भी सेम। अगर मैं एक ही इलेक्ट्रोलाइट ले लूं, नाम भी फिक्स कर दिया मैंने, और मैंने कहा कि तुम्हारा 1 मोल भी मैंने ले लिया, नाम भी फिक्स है। अब बताओ, मैं 20 ml में मिलाऊं, 20 ml का सॉल्यूशन तैयार करूं, और एक बार मैं 40 ml का सॉल्यूशन तैयार करूं, तो क्या दोनों में तुम्हारा मोलर कंडक्टेंस सेम आएगा? जवाब है नहीं। यही गिवन सॉल्यूशन है। गिवन सॉल्यूशन का मतलब समझ पा रहे हैं? उसने तुम्हें क्या दिया? 20 ml या 40 ml या 50 ml या 60 ml, जो दिया वही गिवन सॉल्यूशन है। इसीलिए सवाल चेंज होते रहते हैं, और इसीलिए मोलर कंडक्टेंस बदलता रहता है। बात समझ पा रहे हैं? अब सवाल यह है कि ये जो फॉर्मूला है ये कहां से आया, कहां से आए हो तुम? तो इसको समझिए। मान लीजिए जो पीछे मैंने क्यूब बनाया था, ये वाला, ये वाला, इसको उठा लेते हैं। इस क्यूब को समझ पा रहे हैं कहां से निकाला गया? काट के। ये क्यूब यहां से निकला है, देख रहा है? ये वाला है। तो इसको काट के यहां से निकाल लिया। अब बताएं, जब इसको काट के ऐसे निकालेंगे यहां से, तो इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो कितना है? अगर L1 है और A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वॉल्यूम इसके अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब है। उसी को ऐसे काट करके आपको यहां दिखाया गया, बराबर। इसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? रो। और इसके अंदर का जो कंडक्टेंस है वो। तो अब मैं इसी क्यूब पे चर्चा करना शुरू करूंगा, क्योंकि क्यूब पे अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसका इस्तेमाल करें। मान ले मैं एक सॉल्यूशन लेकर के आया। कैसा सॉल्यूशन? जब भी वो पूछेगा कैसा सॉल्यूशन, तो क्या बताओगे उसको? गिवन सॉल्यूशन। मुझे क्या पता कैसा, मैं क्या बोलूंगा? एक गिवन सॉल्यूशन। तुमने क्या दिया मुझे क्या पता? अभी तो नहीं पता फिलहाल, जब सवाल आएगा तो तुम बताओगे तो मैं सुन लूंगा। अभी हम लोग थियोरेटिकल बातें कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने एक सॉल्यूशन लिया, उसमें गिवन सॉल्यूशन था, और उस गिवन सॉल्यूशन में से मैंने ऐसा एक क्यूब बाहर निकाल लिया, बराबर। ऐसा एक क्यूब निकालने का जब भी मैं बोलूं मतलब, तो आप समझ जाएंगे कितना वॉल्यूम मैंने बाहर निकाला। 1 ml। 1 ml सॉल्यूशन, उसमें से
इसका कंडक्टेंस कितना है बताएं? क्या इसका कंडक्टेंस अगर मेजर किया जाए तो वो कप्पा है? ठीक है, फिर मान लो मैं ऐसा काम करूं, उसी सॉल्यूशन में से एक क्यूब नहीं निकालता बल्कि ऐसे दो क्यूब निकाल लेता था। एक निकाला और मन नहीं भरा तो तुमने एक और निकाल लिया, तो मान लो तुमने ऐसे क्यूब निकाल लिया, अब क्या होगा? अब बताइए कि इसके अंदर कितना कंडक्टेंस और इसके अंदर कितना कंडक्टेंस, तो दोनों को अगर जोड़ दूं तो दोनों का मिला के कितना कंडक्टेंस? सही समझे, कठिन बातें अभी आप तनाव में आ जाएंगे। आनंद मतलब अभी आनंद लेने का समय नहीं है, सुनते जाएं अभी ध्यान से। अभी आपका जितना है सब कम पड़ जाएगा, फिर आप पड़ोसी से मदद मांगेंगे और उसका भी कम पड़ेगा। तो देखें, कप्पा प्लस कप्पा यानी कि कप्पा इंटू टू हो गया मामला। ये हमने जो ढूंढा है वो क्या ढूंढा है? इन दोनों रूम के अंदर, अब इसके अंदर मामला भरा होगा वो तो समझ गए आप, है ना? तो इन दोनों का मिला करके क्या ढूंढा हमने? ओवरऑल क्या ढूंढा है? कंडक्टेंस। ठीक है, तो बताएं एक रूम में कितना कंडक्टेंस? कप्पा। दो रूम में कितना कंडक्टेंस? कप्पा इंटू टू यानी कि टू पा। तो इन दो रूम में मिला करके कंडक्टेंस आपने मेजर किया है ये। अच्छा, अगर पूछा जाए इन दो रूम का मिला के स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना है? इन दो रूम का स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना है? तो वो अभी भी कप्पा ही है। और इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना है? वो भी कप्पा है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस में कोई बदलाव? तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या हमने ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस जोड़ दिए हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को जोड़ करके हमने नेट स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाला है? नहीं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को आप जोड़ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक है तो वो इंटेंसिव है। ध्यान से शब्दों को सुने, अगर वो स्पेसिफिक है तो वो, जिनके आगे स्पेसिफिक या मोलर लग जाता है वो सभी लोग इंटेंसिव हो जाते हैं। वो अमाउंट पे डिपेंड, कारण इसका ये है वो अमाउंट पे इसलिए निर्भर नहीं करते क्योंकि आपने अमाउंट पहले ही तय कर रखा है। जब तुम पहले से ही तय कर रखोगे तो फिर अमाउंट से क्या मतलब उसको, समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए किसी का मामला फिक्स हो गया तो अब उस शादी.com पे उसकी प्रोफाइल अब क्या कर रही है, उस प्रकार का माहौल है। तो आपने फिक्स कर दिया, जब आपने फिक्स कर दिया तो अमाउंट यही है, तो फिर अब कितना अमाउंट लो उससे कोई फर्क। ठीक है, तो बताइए इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या पहले भी कप्पा था? स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या अभी भी कप्पा ही है? ये क्या है? ये कंडक्टेंस है। तो आपने जोड़ा किसको है? जोड़ा हमने कंडक्टेंस को है। हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस को जोड़ भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो एडिटिव रूल फॉलो ही नहीं करते। एडिटिव रूल एक्सटेंसिव लोग फॉलो करते हैं। कौन लोग फॉलो करते हैं? इंटेंसिव लोग नहीं करते। आप अपने मन से सोच सकते हैं, कभी आप भूल जाए। इंटेंसिव कौन? जो डिपेंड अमाउंट पे ना करे, और अमाउंट पे जो ना डिपेंड करे वो कौन? जो पैसे अमाउंट फिक्स करके बैठा हो। और अगर अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहे हो तो फिर जुड़ोगे कैसे? अमाउंट के जुड़ने पे तुम जुड़ोगे कैसे? इसका मतलब तुम एडिटिव रूल फॉलो। तो स्पेसिफिक चीजें और मोलर चीजें अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती और वो इंटेंसिव होती हैं, इसलिए वो एडिटिव रूल भी फॉलो। तो कोई पूछे कि इसमें क्या तुमने एडिटिव रूल लगा दिया स्पेसिफिक पे? नहीं, हमने कंडक्टेंस को जोड़ा है, हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस को नहीं जोड़ा है। समझ पा रहे हैं? ये जो आया है ये कौन है? ये ओवरऑल कंडक्टेंस है। फिर मान लीजिए मेरा मन किया कि मैं इसे 3 रूम लूं, तो हाँ भाई, अगर मान लो आपको 3 रूम ले लिया आपने, तो इनके अंदर नेट कितना कंडक्टेंस होगा? कप्पा प्लस कप्पा प्लस कप्पा। तो ये हम जो जोड़ रहे हैं एडिटिव रूल किस पे लगा रहे हैं? कंडक्टेंस पे। फिर मान लो आपको अच्छा लगने लगा तो आपने कहा कि मैं बहुत सारे क्यूब लेना चाहता हूं। तो मैंने पूछा कितने क्यूब लोगे? मैंने कहा बहुत सारे। बहुत सारे तो उनकी कोई संख्या होगी, मान लीजिए आपने n क्यूब ले लिए। पहले कितने लिए थे आपने? एक लिया था, फिर बीच में 3 लिए होंगे, फिर 4 लिए होंगे, फिर 10 लिए होंगे, फिर 50 लिए होंगे। फिर मामले को जनरलाइज कर दिया आपने, और मैंने कहा कि मैं अब n क्यूब लेता हूं। अगर मैं ऐसे n क्यूब लेता हूं तो हर क्यूब में कितना कंडक्टेंस? कप्पा। तो सारे रूम में मिला के कितना नेट कंडक्टेंस? शब्दों को ध्यान सुनिए, मैं बार बार कंडक्टेंस शब्द बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ। ओवरऑल कंडक्टेंस अगर मैं निकालूंगा तो कप्पा को कितनी बार जोड़ूंगा? कप्पा प्लस कप्पा प्लस कप्पा कितने टाइम्स? n टाइम्स। जब मैं n टाइम्स इनको जोड़ूंगा तो आंसर आएगा कप्पा इंटू, ये जो आया है ये कौन है? ये ओवरऑल कंडक्टेंस है। मैंने जिसे जोड़ा है, जिसने एडिटिव रूल फॉलो किया, वो कौन? वो कंडक्टेंस है।
अगर पूछा जाए अभी भी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना है, तो वो अभी भी कप्पा है, पहले भी कप्पा था और वो यहाँ भी कप्पा ही था। कितने भी रूम ले लो वो कप्पा ही रहेगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक अमाउंट का है, तुम्हारे रूम से फर्क ही नहीं पड़ता उसको। उसकी बात जब भी होगी तो एक रूम में ही होगी, तुम कितने रूम लेके बैठे उससे उससे कोई फर्क। इतना खींचे पहले। और आप सोच रहे होंगे इसका मोलर कंडक्टेंस से क्या ताल्लुक है। टीवी पे से पॉलिथीन नहीं उतरी है, बताइए, ये होता है। अब मोलर कंडक्टेंस से ताल्लुक क्या है इसका बताओ। अब ध्यान दें, कोई कहे कि वाला फॉर्मूला साबित कर सकते हो क्या, बस इतना दिखा कर गया कि नहीं बहुत बार, तीनों बार साबित कर सकता हूं मैं, करके दिखाओ। ध्यान सुने अब जरा, मैंने कहा था ना थोड़ा कम पड़ेगा, तो अब यहां से शुरू होता है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, जितना इकट्ठा कर लीजिए, कोई और मन में विचार मत लाए और सुने। मान लें कि मैं कहता हूं कि ये जो एक रूम है इसके अंदर कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, कितने ml, 1 ml, ठीक है। तो मान लिया मुझे मोलर कंडक्टेंस चाहिए, तो मोलर कंडक्टेंस का क्या मतलब होता है, हमारे सॉल्यूशन के अंदर कितना वॉल्यूम, कितने मोल डिजोल्व होने चाहिए। तो मैंने माना कि इसके अंदर 1 मोल ही है। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मैं कहूं कि इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन है वो 1 मोल लेके बैठा हुआ है, इसी के अंदर 1 मोल पड़ा हुआ है, किसका, किसका 1 मोल, किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। ये कौन है, ये इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, कितने ml का, एक रूम है तो मतलब 1 ml का। तो मैंने माना कि इसके अंदर ही मान लो 1 मोल डिजोल्व है। अगर इसके अंदर 1 मोल डिजोल्व है तो बताओ मोलर कंडक्टेंस की क्या वैल्यू है। कम पड़ गया, देखा ना, कहा था, आखिरकार सन्नाटा छा गया, महिलाएं पुरुष सब शांत है। क्या कहते हैं, प्रश्न फिर सुनिए ध्यान से। मैंने कहा कि अब आप फॉर्मूले वाले हैं, असल में इसीलिए समस्या होती है, तो फॉर्मूले वाले मत बनिए, कॉन्सेप्चुअल बनिए। देखिए मैंने कहा कि ये एक रूम है, इसके अंदर कितना वॉल्यूम है, 1 ml। उसने कहा कि मैं इसके अंदर गिवन सॉल्यूशन ऐसा बनाता हूं कि इसी के अंदर 1 मोल डिजोल्व कर देता हूं। मैंने इस 1 ml के अंदर ही 1 मोल डिजोल्व करा दिया, करा सकते हैं ना, अपनी इच्छा है। अगर 1 मोल इसी के अंदर पड़ा हुआ है तो बताएं फिर जो सॉल्यूशन जो आपको दिया गया उस सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस कितना। तो आप कहेंगे यही आंसर है, कुछ सोचने की आवश्यकता थी नहीं। अगर आपने परिभाषा ध्यान से पढ़ी है तो उसने कहा है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से पैदा होने वाला जो कंडक्टेंस होता है वही मोलर कंडक्टेंस होता है। और इसके अंदर कौन है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो इसके अंदर जितना भी कंडक्टेंस है वही तो कप्पा है और वही तो मोलर कंडक्टेंस है। समझ पा रहे हैं, वॉल्यूम चाहे 1 ml 50 ml हो, मुझे क्या मतलब, वो तो गिवन सॉल्यूशन है। मेरा फोकस किस पे होना चाहिए, वॉल्यूम कितने पे या मोल कितने। जब मैं मोलर कंडक्टेंस ढूंढ रहा हूं तो मेरा फोकस मोल पे होना चाहिए। मुझे देखना चाहिए कि 1 मोल ढूंढना है, 1 मोल ढूंढने के लिए जो भी ढूंढना पड़ता है वो ढूंढूंगा। तो 1 मोल इसके अंदर मिल गया तो तुम्हारे अंदर जो मिल गया वही मोलर कंडक्टेंस है। तो क्या मोलर कंडक्टेंस कप्पा होना चाहिए, फॉर्मूले पे आइए। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि मान लें थोड़ी देर के लिए अगर ये बात है, यहां लिख लेते हैं, 1 ml के अंदर कितना, 1 ml के अंदर कितने मोल माने आपने, 1 मोल, किसके 1 मोल, इलेक्ट्रोलाइट के। ऐसा अगर आपने गिवन दे दिया उसको सवाल में तो, और ये कौन है 1 ml, सॉल्यूशन किसका, ठीक है। अब सुनते जाए ध्यान से, ये माना आपने, तब आंसर क्या आ रहा है, कप्पा आ रहा है। अब जरा क्रॉस चेक करते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। बताओ 1 ml में कितने, 1 ml में 1 मोल, तो 1000 ml में 1000 मोल, तो 1 लीटर में खत्म होता जा रहा है क्या फिर सुनिए ध्यान से, 1 ml में 1 मोल, तो 1000 ml में 1000 मोल, तो 1 लीटर में 1000 मोल, तो मोलेरिटी, 1 लीटर में जितने मोल होते हैं वही मोलेरिटी होती है, ठीक है।
तो फिर से आइए, शुरू से आइए, कैसेट को रिवाइंड करें, फिर से आइए। 1 ml में, 1 ml में कितने मोल? 1 मोल। तो 1000 ml में 1000 मोल। तो 1 लीटर में 1000 मोल। तो मोलैरिटी 1000 मोलर। तो मोलैरिटी यहां लगा दो कितनी? 1000। तो 1000 से 1000, तो मोलर कंडक्टेंस किसके बराबर है? यही तो मैंने कहा था। कुछ सॉल्व नहीं किया, कुछ लिखा भी नहीं, और हो गया। समझ रहे? कह रहे एक बार और समझाओगे क्या? हाँ, दूसरे के लिए। आइए इसमें समझते हैं। खेल समझ, ये किताबें नहीं बताएंगे आप, किताबें तो ये बताती हैं और डेरिवेशन बताती हैं और चली जाती हैं, फिर अगले साल आ जाती हैं आपकी जिंदगी में। आओ तो ऐसा हो कि दोबारा आने की जरूरत ना पड़े। अब सुनिए, दूसरा सुनिए। मान लीजिए सवाल बदल दिया। बार बार सवालों में वो क्या बदलता है? गिवन सॉल्यूशन। क्या बदलता है? इस बार उसने गिवन सॉल्यूशन फिर बदल दिया। आपका फोकस किस पे होना चाहिए? नाम नहीं बताना किसी का। आपका फोकस 1 मोल पे होना चाहिए। आपका फोकस हमेशा किस पे होना चाहिए? 1 मोल। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपसे कहता है कि अब मैंने जब 1 मोल ढूंढने गया, हर बार मैं ढूंढता किसके हूं? मैं वॉल्यूम को नहीं ढूंढता, मैं ढूंढता हर बार किसको हूं? 1 मोल को। जब मैं इस बार 1 मोल ढूंढता हूं तो उसने उस सवाल चेंज कर दिया। उसने कहा कि 1 मोल जब मैं ढूंढने गया तो इसमें और इसमें मिला करके मेरे को 1 मोल मिला। किसका? इलेक्ट्रोलाइट। मान लो मैं 2 रूम पकड़ता हूं तब जाके मुझे 1 मोल मिलता है। उसने सवाल बदल दिया। यही तो गिवन सॉल्यूशन है। उसने सवाल बदल दिया, तुम लॉजिक बदल दो फिर से, कॉन्सेप्ट। उसने बोला इन दोनों के अंदर मिला करके तुम्हें कितने मोल मिले? 1 मोल। तो फिर इसमें कितने मिले? आधे मोल। या ऐसे ही चलो, बताओ दोनों ml, दोनों के वॉल्यूम जोड़ दो, कितने होंगे? 2 ml। 2 ml में कितने मोल मिले? 2 ml में 1 मोल। तो फिर 1 ml में, तो फिर अब अपना जो डेमो क्या थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। यहाँ 1 हो गया और यहाँ, चलिए देखते हैं, यहाँ 1 हो गया और यहाँ आधा हो गया। अब फिर से सोचें, अगर 1 ml के अंदर, इस 1 ml के अंदर आधे मोल है, तो बताएं ऐसे सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस कितना है? फिर नहीं चलाना है ऐसे लॉजिक बिना। अगर इस 1 ml के अंदर आधा मोल है तो उस सोल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस कितना है? उसका मोलर कंडक्टेंस यही पहचाने। लॉजिक की कमी, फॉर्मूले पे अति विश्वास। देखिए, फिर सुनिए ध्यान से, मैंने क्या कहा? आपको फोकस किस पे होना चाहिए? 1 मोल पे। तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि इसके अंदर कितने मोल? आधे मोल, यही है ना? तो बताओ इसके अंदर कितने मोल? दोनों को मिला दो तो कितने मोल? तो इन दोनों को मिला करके 1 मोल बना लूंगा। दोनों को मिला करके जो कंडक्टेंस होगा वही 1 मोल का कंडक्टेंस होगा। इन दोनों को मिला के कितना कंडक्टेंस है? इन दोनों का मिला के जो भी कंडक्टेंस है वही क्या 1 मोल का भी कंडक्टेंस होगा? और वही तो मोलर कंडक्टेंस होता है। तो आंसर है इस बार कप पॉइंट टू टू। कोई टेक्निकल सवाल बनाए तो एक लाइन में सॉल्व कर दूंगा। उसने पूछा कि सवाल ऐसा था कि इस 2 ml में मिला करके 1 मोल था, यानी कि 1 ml में कितने मोल थे? इस 1 क्यूब के अंदर आधे मोल। बताओ मोलर कंडक्टेंस कितना? मैं सीधे आंसर दूंगा कप पॉइंट टू। लॉजिक। कह रहे चेक करके दिखाओ इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला सच बोलता है कि झूठ बोलता है? फिर से आइए, 1 ml के अंदर कितने? आधे मोल। तैयार है आप? ठीक है। 1 ml के अंदर कितने? आधे मोल। तो 1000 ml के अंदर कितने? 500 मोल। तो 1 लीटर के अंदर 500 मोल। तो मोलैरिटी, तो यहाँ कितना पुट करेंगे? 500 से कटेगा तो ऊपर आंसर कितना? वही तो लिखा हुआ है। कितनों को बात समझ में आ गई? अब धीरे धीरे आपको यकीन होने लगा होगा, नहीं? क्या ऐसे आप किसी पे भी समझा सकते हैं? कह रहे इस पे समझाओ तो जानू। देखिए, अगर आपसे कहता है कि इसके अंदर, तो लोग इधर उधर चले जाते हैं। इधर उधर मत जाया करो, बने रहिए थोड़ी देर, क्योंकि बने हैं तब भी नहीं हो रहा है, देखिए। जाएंगे तो क्या होगा? अब फिर सुनिए, सवाल उसने फिर चेंज कर दिया। उसने कहा कि इस बार मैं एक ऐसा सॉल्यूशन तुम्हारे, बार बार वो ऐसा सॉल्यूशन ला रहा है, तो क्या चेंज कर रहा है? गिवन। आपको गिवन सॉल्यूशन का मतलब समझ में आने लगा अब तक? उसने कहा अब मैं गिवन सॉल्यूशन बदल चुका हूं तुम्हारे लिए,
इस बार ऐसा लाया हूं कि इन तीनों के अंदर नहीं बल्कि ऐसे n क्यूब के अंदर, 2 3 बहुत खेल लिया, अब सीधे n पे खेलते हैं। उसने बोला कि अगर मैं ऐसे n क्यूब लेता हूं तो इस n क्यूब में मिला करके मुझे कितने मोल मिलते हैं? 1 मोल। अगर ऐसे n क्यूब में 1 मोल मिलता है तो बताएं मोलर कंडक्टेंस कितना है? यही आंसर है। मेरा फोकस अभी भी किस पे है? 1 मोल पे। ये कितने क्यूब में मिलता है वो मायने नहीं रखता, मिलता 1 मोल है ये मायने रखता है। समझ पा रहे हैं? काफी लोग तनाव में कह रहे फॉर्मूला हो ही जाए, बहुत देर से बर्दाश्त कर। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ऐसे में n क्यूब लेता हूं तो मुझे 1 मोल मिलता है। तो मेरा फोकस किस पे हर बार? 1 मोल को ढूंढने के लिए मुझे जो भी ढूंढना पड़ता मैं ढूंढता हूँ, कभी 2 क्यूब, कभी 3, कभी 10, कभी n। तो इस बार मुझे मान लो n क्यूब ढूंढने पड़े। क्या ढूंढने के लिए? 1 मोल। तो बताइए ऐसे n क्यूब में कितने मोल? तो फिर मोलर कंडक्टेंस कितना? कप्पा प्लस कप्पा कितनी बार? तो क्या यही मोलर कंडक्टेंस है? अगर इन सब में मिला करके 1 मोल है तो इनका जो भी कंडक्टेंस है वही मोलर कंडक्टेंस है, और वो तो कप्पा इंटू एन है, तो वही आंसर है। समझ पा रहे हैं? अब लॉजिकल रीजनिंग का सवाल, अच्छा सवाल कैसे बनाएगा? कहेगा मैं 1 1 ml के 10 क्यूब लाया। क्या किया? 1 1 ml के 10 क्यूब लाया और 10 क्यूब में मिला करके टोटल मुझे 1 मोल मिला। बताओ मोलर कंडक्टेंस कितना? कप्पा इंटू 10। अब लोग वहां बैठ के फॉर्मूला लगाएंगे, सवाल खत्म हो चुका है शुरू होते ही। समझ पा? तब हमेशा फोकस किस पे करना है? उसके लिए जितने लेने पड़ते हैं वो लें। अब बताइए, मान लीजिए मैंने n क्यूब लिया, n क्यूब में मिला कि कितने मोल? 1 मोल। तो बताइए 1 मोल n क्यूब में बटा हुआ है तो हर क्यूब में कितना? जैसे 2 में बटा होता तो हर रूम में आधा आधा मोल, 3 में बटा होता हर रूम में 1/3 1/3। अगर n क्यूब में बटा है 1 मोल तो हर में 1/n 1/n। तो 1 ml में कितने? 1/n। तो ये जो 1/2 था वो बीच में 1/3 हुआ, फिर 1/4 हुआ, फिर आखिरी में ये 1/n हो गया। अब बताओ अगर ये 1/n हो गया तो अब तैयार हो फिर से? अब इसके लिए खेलते हैं, गिवन सॉल्यूशन बदल दिया उसने। चेक करिए 1 ml में कितने मोल? तो 1000 ml में 1000/n। तो 1 लीटर में 1000/n। तो मोलैरिटी 1000/n। यहां लगाओ 1000/n, 1000 से 1000 कट गया, ऊपर कौन आया? तो कितना? कप्पा इंटू, वही तो बोला था। अब कितने को पूरी बात समझ में आ गई? सीधा जड्डे की तरह सीधा, तो ऐसा होता है। कीजिए। अब तक ना समझ में आए तो तकनीकी समस्या है, फिर टेक्निकल समस्या है भाई। फिर आप फॉर्मूले के लिए इंतजार करें अपनी बारी का। अभी तक मैंने कुछ डिराइव किया है लेकिन समझ में सब कुछ आ गया होगा। फॉर्मूला अपने आप निकल रहा है। हैं? क्या हो गया? सब ठीक है, सब ठीक। नहीं नहीं, सही बात। इसको नोट कर लो पहले। चलें? सुनो ध्यान से। अब मैं एन को एक नाम दे देता हूं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लो मुझे एन रूम लगे। ये एन रूम बताओ मुझे क्या करने में लगे? 1 मोल कंटेन कराने में। ये एकदम जनरल बात हो गई। अच्छा, सवालों में एन बदलता रहता है। सवालों में आज जो n1 है कल 2 हो जाएगा, कल 3 हो जाएगा, फिर सवाल बदल जाएगा। ठीक है? तो n ही अगर हम ढूंढ ले तो क्या हमारा काम बन जाएगा? बताएं, अगर हम ये फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं, हम चाहते, अच्छा ये डिराइव तो हो चुका है एक तरीके से, क्रॉस चेक हो चुका है, ये फॉर्मूला आया तो यहीं से। लेकिन अगर आप चाहते हैं डिराइव किया जाए प्रॉपर, तो हमें क्या ढूंढना होगा? अगर हम ये साबित कर दें कि जो n है वही ये है, तो क्या बात साबित हो गई? तो क्या ये बात हम साबित कर नहीं चुके हैं? कर चुके हैं, 3 बार कर चुके हैं।
पहले के लिए भी दूसरे 3 सवाल हैं आपके सामने, देखिए 1 2 3। लेकिन अगर आप चाहते नहीं थ्योरेटिकली साबित किया जाए बिल्कुल, है ना, तो वो भी कर लेते हैं। अब वो काम करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं समझ में आता जा रहा है। तो हमारा फोकस है कि n की वैल्यू ढूंढना। n क्या है? नंबर ऑफ क्यूब्स। क्या ढूंढना है उन नंबर ऑफ क्यूब्स में? 1 मोल। ठीक है, मान लेते हैं कि इस n की जगह मैंने लिख दिया v क्यूब्स। कोई दिक्कत? अगर n की जगह संख्या ही तो है, मान लो उसने कहा कि मेरे को n क्यूब लगे, मैंने कहा मेरे को v क्यूब लगे। n की जगह मैं अब क्या बोलने लगा? v बोलने लगा। तो बताइए फिर कप्पा इंटू क्या लिख दूंगा इसको? ये ध्यान दें, यही मोलर कंडक्टेंस है। तो जो कंडक्टेंस है वो कप्पा इंटू n की जगह अब क्या हो गया? कप्पा इंटू v हो गया। लेकिन v कौन है? v वही क्यूब की संख्या है। कौन से क्यूब की संख्या? जिसके अंदर सब मिला के 1 मोल डिसॉल्व है। ठीक है, इसको थोड़ा और टेक्निकल बोल देते हैं। क्योंकि तुम 1 मोल लेके बैठे हो तो तुम्हारे नीचे m लगा देता हूं। तुम कितने मोल लेके बैठे हो? ये वो वॉल्यूम है जो कितने मोल लेके बैठा है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको हम बोल देते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या बोल देते हैं? मोलर वॉल्यूम कुछ नया नहीं है, वो है वही नंबर ऑफ क्यूब्स, जिसमें हर क्यूब कितने का है? 1 ml का। उनकी संख्या है बस वो। उसी को नाम दे दिया मैंने, क्या? मोलर वॉल्यूम। जैसे मान लें इसका वॉल्यूम कितना? 1 ml। इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम। अगर इन सब के अंदर अगर मान लो v, ऐसे में v क्यूब लेता तो टोटल वॉल्यूम 1 + 1 + 1 कितने ml? बस वही बोल दिया। और इसके नीचे m लगा दिया क्योंकि इसके अंदर 1 मोल कंटेन कर रहा है, तो इसको बोल दिया मैंने मोलर वॉल्यूम। अब अगर मैं ये मोलर वॉल्यूम ढूंढ के दिखा दूं तो क्या आंसर आ जाएगा? तो यहां पे पहले इसको डिफाइन कर लो। वीएम कौन है? मोलर वॉल्यूम। क्या मतलब है इसका? ये वॉल्यूम है किसका? वॉल्यूम किसका है? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का, सब मिला करके। क्या कंटेन करता है वो? रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है उसके ऊपर, विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन इट। अगर बताइए ये वीएम निकाल लिया जाए तो क्या काम हो जाएगा? अब अपना फोकस किस पे? वीएम निकालने में। वीएम को ढूंढते हैं। वीएम को ढूंढने का एक तरीका तो मैंने आपको बताया दिया, बिना किसी फॉर्मूले के वो सवाल लग रहे थे जो अभी लग रहे थे ना भाई। अब दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका, मान लो आपको एक गिवन सॉल्यूशन मैंने दिया, गिवन सॉल्यूशन दिया तो उसकी कुछ ना कुछ मोलैरिटी भी दी होगी। मान लो मैंने आपको ला करके एक सॉल्यूशन दिया तो उसकी मोलैरिटी तो बताओगे ना कि 0.1 मोलर है, 0.2 मोलर है, कुछ तो होगी। तो मैंने माना कि गिवन सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी है m मोलर। m मोलर का मतलब कि 1 लीटर में, तो मैंने ऐसा मान लिया, ये भी छोड़ दें, मान लीजिए मैं आपसे डेटा देता हूं कि 1 लीटर सॉल्यूशन मैंने लेकर के आया और 1 लीटर सॉल्यूशन में ऐसा सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर कितने मोल मिले? 1 नहीं, m मोल। क्योंकि m का मतलब फिर 1 समझ लेते हैं लोग। तो मान लीजिए m मोल्स मिले आपको, किसके? इलेक्ट्रोलाइट के। ये डेटा है। अब m कुछ भी हो सकता है, m 2 मोल भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, वही चेंज होता रहेगा। मैंने जनरल बोल दिया m मोल है। अगर मान लें m मोल है तो फिर इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी? मान लें m की वैल्यू है 3, तो फिर मोलैरिटी बताओ। मान लो मोलैरिटी, m की वैल्यू 3 डाल दी मैंने यहाँ, तो मोलैरिटी कितनी? 3 मोलर। तो जो m की वैल्यू वही मोलैरिटी, x बोल सकते हैं आप इसको चाहे तो जो x की यहाँ वैल्यू आएगी वही मोलैरिटी। तो वही ढूंढना है। अब जरा समझिए, 1 लीटर के अंदर मामला कितना है? मान लें m मोलर, m मोल लेके बैठा है। तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? 1 लीटर पे या 1 मोल पे? तो हम क्या उल्टा सोचना शुरू करेंगे? हम उधर से सोचेंगे। उधर से क्यों सोचेंगे? क्योंकि मेरा फोकस किस पे? चेक करें। तो मैंने कहा एक बार पहले इसको ऐसे लिख लो, 1000 ml। तो मैंने कहा 1000 ml इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया और मान लो उसके अंदर कितने मोल थे? m मोल। अब बताओ मैं उल्टा सोचूं क्या? उधर से क्यों सोचना शुरू कर रहे हैं आप? क्योंकि फोकस 1 मोल पे। तो मैंने लिया 1 मोल। 1 मोल कंटेन कराने के लिए मुझे ऐसे सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा? m के लिए 1000, तो 1 के लिए सिंपल एकदम। 1000 बाई m कौन है? ये ml है। किसका? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का। ऐसा सॉल्यूशन जो कंटेन क्या करता है? अब डेफिनेशन पढ़िए ऊपर।
एक मोल इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करने के लिए अगर इतना वॉल्यूम सॉल्यूशन का लेना पड़ता है तो जितना भी लेना पड़ता है क्या वही मोलर वॉल्यूम है? डेफिनेशन पढ़े, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स, तो मैंने इसको ढूंढ लिया, ये इसकी वैल्यू। तो क्या इतना करने के बाद आपको वी मोलर मिल गया? ये वी मोलर है। बताएं इसकी यूनिट क्या होगी? एल। एम एल मतलब सेंटीमीटर क्यूब। आगे कुछ लिखना चाहिए क्या? तो आगे लिखना चाहिए पर मोल। पर मोल क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये, पर मोल पे डिफाइन है। इसके अंदर कौन कंटेन करा रहा है अपने अंदर? 1 मोल। तो यानी कि नीचे पर मोल लगाना, ये यूनिट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आ गई तो इसकी जरूरत कहां थी? ये आने का मतलब क्या आ गया बताओ? अगर मान लो इसकी संख्या आ गई तो ये क्या चीज है? ये वही छोटा एन है। देखिए वही नंबर ऑफ क्यूब्स है। छोटे एन की जगह ही तो आपने क्या माना था, और वी की जगह ही तो क्या आया था? वी मोलर। वही तो ढूंढ रहे हैं, तो क्या छोटा एन आ गया? छोटा एन ही कौन है? वी मोलर। तो वी मोलर की जगह कितना पुट कर दो? 1000/m। यहां भी क्या पुट कर दो? 1000/m। तो ये जो पूरा है ये कौन है? यही तो मोलर कंडक्टेंस था। यही आंसर है, चेक करें। बस एन की जगह क्या लगा दिया आपने? 1000/। तो एक लाइन और लें। ये समझ में आ गया कि ये मोलर कंडक्टेंस क्यों? पहले ये मोलर कंडक्टेंस है या नहीं ये पहले क्लियर है? अच्छा, एक हमेशा मोलर कंडक्टेंस है क्या? नहीं, ये तब मोलर कंडक्टेंस है जब जब इन एन क्यूब में मिला करके कितने मोल है? 1 मोल, तभी वो मोलर कंडक्टेंस है। बात समझिए, अगर इन एन क्यूब में मिला करके कितने 1 मोल प्रेजेंट है तब ये कंडक्टेंस है। बराबर। अब अगर ऐसा है तो ये मोलर कंडक्टेंस है। तो अगर ये मोलर कंडक्टेंस है तो मैंने उसमें वी मोलर ढूंढ लिया, कहानी खत्म है। बताइए पीछे से आपको क्या समझ में आया कि मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है? कप्पा इंटू एन बोल लो चाहे, और या फिर इसको आगे क्या बोल दिया तुमने? कप्पा इंटू वी मोलर। और वी मोलर की वैल्यू कितनी ढूंढी तुमने? कप्पा इंटू 1000। ये आंसर, यही फॉर्मूला था। अब आप फॉर्मूला डिराइव करने में यकीन रखते हैं तो ये ले। लेकिन हम लॉजिकल व्यक्ति हैं तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, सवाल तो पीछे सॉल्व हो जा रहा था। ठीक है, चलें। सस्ते वाले में तुम खा। ठीक है, कुछ पूछना है इसको? क्या पूछना है? आप जी ना, म्यान पूछता है। चलें, जल्दी खींचो पटक। वीडियो देख रहे हो क्या आजकल यूट्यूब पे? सिलेबस कम होने वाला। चलें, अब ये मामला देखिए यहां तक आ गया। आप चाहे तो डेरिवेशन देख लें, चाहे तो लॉजिक देख लें, हर तरीके से मामला सॉल्व। अभी जो पूरा फॉर्मूला है इसको समझ लें थोड़ा, इसमें यूनिट समझ लें और इस पर सवाल देख लें।
एक सवाल लिखें। बताओ भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फॉर्मलेस हो जाएगा सीधे। तो देखिए, ऐसा सस्ता सवाल आता तो फॉर्मलेस ही करें, और इनके आने की उम्मीद ज्यादा रहती, तो 1000 अपॉन एम लगा दें, और एम की जगह कितना लगा दोगे? खत्म हो गया। बताओ कितना आंसर? 10,000। यूनिट क्या होगी? और ये जो फॉर्मूला आप लगाते हैं इसकी यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। ठीक है। क्या ये सवाल बिना पेन चलाए सॉल्व हो सकता था? कैसे देखें? ज्यादा कुछ बिना पेन चलाए, कोई फॉर्मूला मान लीजिए आपको याद नहीं है, बिना फॉर्मूले वाले आ जाओ। आपसे कहता है कितने मोलैरिटी कितनी है? तो 1 लीटर में कितने मोल? 1 लीटर में 0.1 मोल। 0.1 मोल कंटेन करने के लिए 1 लीटर लेना पड़ता है। मेरे को कितने मोल कंटेन कराने हैं? तो इधर 10 मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर भी 10 मल्टीप्लाई होगा। रेशियो तो है। तो बताइए ये कितना हो गया? 1 मोल। और ये कितना हो गया? आंसर है 10 लीटर। 10 लीटर ही 10,000 ml होता है। कोई फॉर्मूला नहीं, एकदम सीधे सरल शब्दों में सवाल हो रहा है। समझ रहे? चलिए आगे बढ़िए। सवाल अगर बहुत टेक्निकल और अच्छा बनाया जाए तो ऐसे नहीं देना चाहिए। अब लेकिन जनरली देते हैं ऐसे ही है, आपको मोलैरिटी बता देते हैं, आप फॉर्मूला देते हैं। अब देखिए इसमें फॉर्मूले वाले भी जिंदा है और लॉजिक वाले भी जिंदा है। ऐसा कर दो कि एक की मौत हो जाए, कुछ ऐसा करो। तो देखिए ऐसा कैसे कर सकता है, वो कहेगा कि 1-1 ml के मैंने ऐसे 10 क्यूब लिए। कितने लिए? उन 10 क्यूब में मिला कि मुझे 1 मोल मिला। बराबर। बताओ मोलर वॉल्यूम कितना? 10 क्यूब में मिला कि मुझे, तो 10 क्यूब का मतलब कितने ml? 10 ml। 10 ml में 1 मोल मिला, तो 1 मोल किसके अंदर मिला? वही आंसर है। अब एक ही मौत हो चुकी है। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो रखे रह जाएंगे मामले। समझ पा रहे हैं? इसमें फॉर्मूला थोड़ी बैठ ढूंढोगे कि आप मोलैरिटी और क्या कहानी, कहानी रुकी रखी हुई। तो अब लॉजिक से चल रहा है मामला, तो ये सब भी क्लियर होना आवश्यक। आइए आगे बढ़िए, यूनिट पे चर्चा करिए। यूनिट पे चर्चा करें तो बताएं, मोलर, कप्पा और वी। यूनिट बताओ, इसकी यूनिट क्या होती है? 10 मिनट पहले का भूल जाता हूँ, पीछे बताया था भैया। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। आ जाए। इसकी यूनिट क्या है? सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, मल्टीप्लाई कर दो। बताओ इसकी यूनिट क्या होगी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। खींचो। मोलर समझ गए तो इक्विवेलेंट अपने आप समझ में आएगा, और नहीं समझे तो भी तुम फ्री हो।
बस तरीका बदल गया है। इक्विवेलेंट पे आ जाओ। बताओ मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या अंतर? वो 1 मोल की वजह से पैदा होने वाले आयंस देख रहा था, और ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट की वजह से निकलने वाले आयंस ढूंढेगा। वो इतना सा फर्क है। आइए समझे। हेड डालें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब देखिए सब समझ रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो फॉर्मूले वाली दुनिया में आपको खोना है तो फिर वो तो 10 मिनट में अब तक कहानी खत्म, सवालों पे आ जाता है अब तक। कह रहे हैं एक फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, इसका पता तो जल्दी से। कह रहे हैं इसका फॉर्मूला ऐसा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। कह रहे हैं आओ वैल्यूज लगाएं और सवाल लगाएं। तो एक दुनिया ऐसी भी है। अब समझने पे आइए, थोड़ा समय लगता है क्या है एग्जैक्टली क्योंकि कभी कभी कॉन्सेप्चुअल सवाल भी पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं, आप पूछने लगे हैं। कोरोना काल खत्म हो चुका, पूछेंगे। एक दुख खत्म होता है दूसरा चालू होता है, यही नियम है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे आइए। इट इज द डेफिनेशन लिखे। इट इज द कंडक्टेंस produced by it is the conductance produced by all ions given by it is the conductance produced by all ions given by 1 gram equivalent 1 gram equivalent of an electrolyte 1 gram equivalent of an electrolyte comma present in a given solution present in the given solution। क्या कह रहा है भाई? पढ़िए। इस बार आपका फोकस किस पे होना चाहिए? 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट पे। उसको ढूंढने जाओगे तो उसको ढूंढने के लिए जो कुछ ढूंढना पड़े वो ढूंढो, और उसको ढूंढने जाओगे तो जो कुछ ढूंढना पड़ रहा है वही गिवन सॉल्यूशन है, उसी से गिवन सॉल्यूशन कनेक्टेड है। अगर कम वॉल्यूम ढूंढना पड़ रहा है तो गिवन सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, और अगर ज्यादा वॉल्यूम ढूंढना पड़ रहा है तो गिवन सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है। वो कैसा है वो इसी से डिसाइड होगा कि तुम कितने ढूंढते हो उसके लिए। कॉन्सेप्ट वैसा ही है। बताओ इस बार तुम क्या करोगे? फिर से कहानी यहीं शुरू करोगे। मान लो तुमने एक रूम पकड़ा और इस एक रूम का कंडक्टेंस देखा तो ये, 2 रूम देखोगे तो कंडक्टेंस, ये कोई पूछे एडिटिव रूल किस पे चल रहा है? कंडक्टेंस पे, स्पेसिफिक पे नहीं चल रहा। 3 रूम पकड़ोगे तो 3 कप्पा, एन पकड़ोगे तो यहां तक की कहानी बिल्कुल सेम है, तो इसको रिपीट करने की कोई जरूरत सीधे ही है। मान लो मैं सीधे कहां पहुंचता हूं, डायरेक्ट एन रूम में। डायरेक्ट कहां पहुंचा? क्योंकि बीच की बात आप समझ चुके हैं। तो मान लीजिए आपने एक रूम पकड़ा, फिर आपने कहा मैं 2 रूम लेता हूं, फिर आपने कहा मैं 3 रूम लेता हूं। अच्छा चलो एक बार 3 रूम पे हो जाए, थोड़ा सा रुक जाते हैं, पर हो ही जाए। मान लीजिए मैं 3 रूम लेता हूं, सुनिए ध्यान सुनिए, कम पड़ेगा। मान लीजिए मान लीजिए 3 रूम की बात चल रही है और आपने कहा कि 3 रूम लेते हैं, और इन 3 रूम में क्या भरा हुआ है भाई? इन 3 रूम में तुम लोग यार बड़े वो जरूरत नहीं है पढ़ने वढ़ने की। काफी जो है तुम लोग पहले तुम लोग तो कंट्रोल करने की जरूरत है, मतलब आगे निकल चुके हो थोड़ा। अब ये 3 रूम है, तो बताओ हर रूम कितने एमएल का? 1 ml का। तो 3 रूम का मिला के कंडक्टेंस बताओ। ध्यान दे, मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ? अच्छा स्पेसिफिक पूछू तो कप्पा, और अगर तीनों का मिला करके पूछा जाए ओवरऑल कंडक्टेंस तो 3 कप्पा। अब मैं अगर आपसे कहूं कि मैंने तुम्हें ऐसा गिवन सॉल्यूशन दिया, ध्यान सुनना, मैंने तुम्हें एक ऐसा गिवन सॉल्यूशन दिया, इन तीनों रूम में मिला करके 1 ग्राम इक्विवेलेंट आया, क्या आया? लैंग्वेज देखिए। मान लो मैंने तुम्हें एक ऐसा सॉल्यूशन दिया जिसके तीनों को मिला करके चेक किया तो तीनों में मिला करके मुझे कितना मिला? 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिला। किसका? इलेक्ट्रोलाइट का, तीनों में मिला के। तो बताइए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना? क्या यही आंसर है?
अब लॉजिकल आदमी इस सवाल का जवाब फटाफट दे देगा, फॉर्मूले वाले बैठे रहेंगे। ये बात समझ में आती, क्या बोला गया, क्या बोला मैंने? मैं ढूंढने किसे गया? मैं ढूंढने इसे जाता हूं। इसको ढूंढने के लिए मुझे कितने रूम लेने पड़ गए? इस बार 3 लेने पड़े, यही गिवन सॉल्यूशन है। ऐसा गिवन सॉल्यूशन है कि 3 रूम लेने पड़ गए। तीनों में मिला के जो कंडक्टेंस आया वो ये है, और ये कंडक्टेंस इसका मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ने पैदा किया होगा, तो यही तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। तो क्या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का आंसर इस बार आना चाहिए (3)? अगर ऐसा है तो अब मैं क्या चेक करने जा रहा हूं कि फॉर्मूला सही है या फिर फॉर्मूला क्रॉस चेक कर सकते हैं आप। कैसे चेक करोगे? देखो ध्यान से, इन 3 रूम में टोटल वॉल्यूम कितना? 3 ml। ये ऐसे सोच लो, 3 रूम में डिस्ट्रीब्यूट कौन हुआ, टोटल क्या है? 3 रूम में 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो एक रूम में कितना? क्या एक रूम में 1/3 ग्राम इक्विवेलेंट? ऐसा क्यों, बराबर क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन यूनिफॉर्म और होमोजीनियस है। लेक्चर 1 मैंने आपसे कहा था 3 प्रकार के मिक्सचर होते हैं, एक एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल, और एक हम कौन सा पढ़ रहे हैं? हम जो भी बातें करते हैं, अच्छा वो नहीं हुआ, अगर सॉल्यूशन नहीं हुआ तो हम सॉल्यूशन कौन सा पढ़ते हैं यहाँ पे? ट्रू सॉल्यूशन पढ़ते हैं। होमोजीनियस होता है हर जगह एक जैसा। तो बताइए क्या बातें बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगी? ठीक है, तो यहाँ कितने ग्राम इक्विवेलेंट है इसके अंदर? 1 ml में, डेटा दिमाग में फीड करो, 1 ml में 1/3 ग्राम इक्विवेलेंट फीड हो रहा है। कह रहे 1 ml याद रखता हूं तो ये भूल जाता हूँ, मेमोरी कम है। तो 1 ml में 1/3 ग्राम इक्विवेलेंट, बराबर। अब हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना क्या है कि नॉर्मेलिटी कितनी है। तो चेक करिए, लिखते जाइए यहाँ पे, 1 ml में 1/3 ग्राम इक्विवेलेंट। नॉर्मेलिटी क्या होती है? 1 लीटर में जितने ग्राम इक्विवेलेंट। तो बताओ 1 ml में 1/3, तो 1000 ml में, 1000 ml में 1000/3 क्या ग्राम इक्विवेलेंट, तो 1 लीटर में 1000/3 क्या ग्राम इक्विवेलेंट। तो फिर नॉर्मेलिटी कितनी? क्या नॉर्मेलिटी 1000/3? यहाँ डाल दो 1000/3, 1000/3 डालोगे 1000 कट जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, कप पॉइंट टू 3 इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगा। यही तो मैंने कहा था, क्रॉस चेक दे मामला। ये लॉजिक है, ये किताबें नहीं बताएंगे आपको, ये खुद सोचना पड़ेगा आपको, थोड़ा दिमाग लगा। फॉर्मूले बता देंगे, फॉर्मूले में आप खुश रहते हैं। अच्छा, फॉर्मूले भूल भी जाए तो फॉर्मूले रिकॉल कर सकते हैं आप, और फॉर्मूले रिकॉल करने की जरूरत ही नहीं, अगर आपके पास लॉजिक है तो इससे लगाओ ना सवाल, क्या दिक्कत है? सवाल तो इससे खत्म हो जाएगा। चलें, अब मान लो मैं 3 रूम की जगह 4 रूम लेता, 5 रूम लेता, 10 रूम लेता, क्या ढूंढ रहा हूं अभी मैं, क्या ढूंढ रहा हूं? और मान लो इसको ढूंढते ढूंढते मैं निकल गया, और मुझे कितने, अच्छा बार बार मैं ये जो बातें यहाँ बोलता हूँ वो लिख क्यों नहीं रहा हूँ, समझ पा रहे हैं? मैंने बोला ना कि एक रूम में कितना, 1 ml में 1/3 ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये सब डेटा लिख नहीं रहा, फिर 1000 में 1000/3, 1 लीटर में 1000/3, ये इसने लिख रहा कि दिमाग का थोड़ा आपका चले मामला। सब लिख ही देंगे तो तुम क्या चलाओगे, फिर तुम बस देखते रहोगे। अब अगले पे आइए, अब डेटा चेंज करते हैं। मान लो यही 4 रूम में होता, तो अगर 4 रूम में 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूट होता तो एक रूम में 1/4, तो यही डेटा बदलता जाता, बार बार नए नए आंसर आते हैं। तब आंसर कितना होता? तब आंसर होता का 0.24। अगर यही कार्यक्रम n रूम में बताऊं तो का 0.2n, तो मैं सीधे n रूम ले लेता हूं। मान लीजिए ऐसा करते करते को n रूम लेने पड़ गए, इस बार आपने ऐसे n क्यूब्स लिए, और n क्यूब्स में मिला करके टोटल कितने ग्राम इक्विवेलेंट मिले? लॉजिक समझे? इन n क्यूब्स को लिया क्यों है, क्या मकसद है? इनके अंदर टोटल मुझे कितने ग्राम इक्विवेलेंट मिले? अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिले तो बताएं इनका जो नेट कंडक्टेंस आएगा वही मेरा आंसर है, वही तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, बराबर। अब बताओ उसको ढूंढो कैसे? कप्पा प्लस कप्पा कितनी बार, तो आंसर हो गया कप्पा इंटू एन। इतना खींचो,
चले हैं? तो कितने भंडे करोगे तुम, थकते नहीं हो तुम। अब देखिए एन क्यूब लिया आपने, अगर मान लें एन क्यूब लिया तो उनके अंदर ये कंडक्टेंस आया और ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब ये टेक्निकल सवाल है, मान लीजिए आपको ऐसा सवाल मिल जाए, फॉर्मूले देखिए सब रखे रह जाएंगे साइड में एकदम, क्या कहेगा, लैंग्वेज क्या होगी, कहेगा मैंने एक एक एम एल के एन क्यूब्स लिए, लैंग्वेज ऐसी होगी, एन एन क्यूब्स जिसमें हर क्यूब का वॉल्यूम 1 ml है, लैंग्वेज क्या होगी, मैंने एन क्यूब लिए जिसमें हर क्यूब का वॉल्यूम 1 ml है और उन एन क्यूब में मिला करके 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट मिला, तो बताएं उस गिवन सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना, कप्पा इंटू एन। यही 4 ऑप्शन होंगे, कप्पा इंटू एन, कप्पा अपॉन एन, कप्पा, समझ रहे हैं, और आपका हो जाएगा चप्पा चप्पा, समझ लो। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो फिर हो जाएगा कहीं चरखा चलाओ फिर। अब तो समझ रहे बात, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। आप फॉर्मूले फॉर्मूले अब इस फॉर्मूले लगा तो लो, अब सवाल उसने अलग ही दिया, अब लगाओ इस फॉर्मूले। तुम कहो भैया नॉर्मेलिटी दी नहीं थी इस बार, तो मैं अगली बार आऊं क्या, सवाल ही चेंज कर दिया। उसने कहा कि मेरे पास 1 ml के एन क्यूब्स हैं और टोटल मिला करके इन एन क्यूब्स में 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूट है इक्वली, बताओ जो सॉल्यूशन लिया गया है उस सॉल्यूशन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना, तो कप पॉइंट टू एन। लॉजिक जिसको क्लियर होगा वो सीधे टिक कर देगा। चलिए अब देखें क्या करें, अगर मैं आपसे एन क्यूब लेके बैठा हूं तो यही तो आंसर है मेरा, आंसर तो मिल गया, ये जनरल आंसर है मेरा, क्या बताइए, ये जनरल आंसर है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। अगर यही एन 3 है तो कप पॉइंट टू 3 आंसर है, यही एन 4 है तो कप पॉइंट टू। ठीक है, तो अब अगर मैं ये ढूंढ लूं कि ऐसे 1 ग्राम इक्विवेलेंट को कंटेन करने के लिए, आपका फोकस हमेशा किस पे होना चाहिए जब आप ये पढ़ रहे हैं, इस पे, जब मोलर पढ़ रहे हैं तो 1 मोल पे, ये ध्यान रखें बस, बस ये मेन है, इसको पकड़ के रखें। अब जो इसको हमने ढूंढने गए तो फिर ये ढूंढा आपने, और ये अगर ढूंढ लें कितनी संख्या है, एन की संख्या कितनी है वो पता लग जाए तो आंसर पता चल गया। बस हमें ये ढूंढना बाकी रह गया कि एन की संख्या कितनी, 1 2 3 4 10 20 50, यही तो गिवन सॉल्यूशन होता है, इसीलिए तो नए नए सवाल बनते हैं। अब ढूंढने के लिए क्या करें, नॉर्मेलिटी क्या दी होगी, इस बार तुम्हें दी होगी नॉर्मेलिटी। मान लो एक गिवन सॉल्यूशन है, इस गिवन सॉल्यूशन के अंदर तुम्हें नॉर्मेलिटी दी है, डेटा दे दिया कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर n ग्राम इक्विवेलेंट्स है, ऐसा डेटा दे दिया। अब कह रहा बताओ आंसर, किसका आंसर बताओ, वो एन क्यूब्स का, एन क्यूब्स कौन है जो पीछे बताया आपने ये वाले, इन्हीं को आप क्या बोल सकते हैं बताओ, इन्हीं को बोल सकते हैं, इन एन क्यूब्स की जगह क्या लिख सकते हैं, वी क्यूब्स। और वी क्यूब की जगह हम लोग क्या थोड़ा स्पेसिफिक करके लिख देते हैं, क्योंकि हम ढूंढ किसको रहे हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इनके अंदर कंटेन हो रहा है, तो इसी वी को हम स्पेसिफिकली बोल क्या, वी इक्विवेलेंट। तो बस हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसकी जगह में फॉर्मूला बन जाएगा कप्पा इनटू वी इक्विवेलेंट। तो क्या यही हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, बस एन की जगह मैंने क्या लिख दिया, एक नया नाम दे दिया वी क्यूब्स। वो कहता है एन क्यूब लगते हैं, मैंने कहा वी क्यूब लगते हैं, बस इतना सा अंतर है। तो बताइए अगर मैं ये वी ढूंढ लूं तो काम बन जाएगा, ये वी ढूंढ लेने का मतलब ये ढूंढना या फिर ये ढूंढना या फिर ये ढूंढना, बात बराबर है। तो अगर मैं स्मॉल एन ढूंढ लूं या फिर ये वी ढूंढ लूं या फिर ये वी इक्विवेलेंट ढूंढ लूं तो काम बन जाएगा। अब ये कौन है, ये है इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ये क्या, इसको इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टोटल वॉल्यूम है जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट कंटेन किया जा रहा है, तो ऐसे वॉल्यूम को इक्विवेलेंट वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे मोलर वॉल्यूम क्या होता है, ऐसा वॉल्यूम जिसके अंदर 1 मोल कंटेन हो रहा हो, वैसे इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या है, ऐसा वॉल्यूम जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट कंटेन हो रहा हो, सिंपल लॉजिक है। तो मेरे को वो वॉल्यूम ढूंढ लेना है, अगर मैंने ढूंढ लिया तो काम खत्म हो गया। तो इस डेटा को आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन में एक डेटा दिया जाएगा, वो ये लाइन होगी, इस लाइन से मिलती जुलती कोई ना कोई एक लाइन आपको दी जाएगी। ये देते ही मतलब आप आपको उसने क्या दे दिया, बताएं, ये देते ही आपको उसने क्या दे दिया, गिवन सॉल्यूशन क्या दे दिया,
कोई पूछे बार बार वो सवालों में गिवन सॉल्यूशन क्या होता है, लाइन है, उसने डिफाइन कर दिया कि सॉल्यूशन इतना गाढ़ा है या इतना पतला है, लाइन दे दी आपको। अब आप इसकी मदद से ढूंढ लो क्या आंसर। बताएं वी इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर हम ढूंढ लें तो क्या काम बन जाएगा? वी इक्विवेलेंट कौन है? इक्विवेलेंट वॉल्यूम। सेंस क्या होता है इसका? इट इज द वॉल्यूम ऑफ, पूरा बोला करो, किसका? वो पहला सवाल है वॉल्यूम है तो किसका है? कह रहे मेरे घर का। वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विच कंटेन्स, क्या कंटेन? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, वो भी किसके? तो बात पूरी लिखें। तो ये ढूंढना है आपको, ये ढूंढ ले तो काम बन जाएगा। ये ढूंढने के लिए तुम्हें गिवन सॉल्यूशन का कोई ना कोई डेटा दिया जाता है। वो जो मैं दे रहा था वो भी गिवन ही डेटा था। ये देखो पीछे में क्या दे रहा था एक तुम्हें डेटा सवाल में। मैं कह रहा था कि ऐसे एन क्यूब लिए, हर क्यूब 1 ml का, टोटल मिला के 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिला उसके अंदर। तो ये क्या दे रहा हूं मैं तुम्हें? गिवन सॉल्यूशन। उसका गिवन सॉल्यूशन देने का तरीका सस्ता होता है, मैंने थोड़ा महंगे तरीके से दिया तुम्हें। उसने कहा कि सस्ते में लीजिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 लीटर के अंदर n ग्राम इक्विवेलेंट है। सस्ता तरीका है, आप फेमिलियर है, आपको अच्छा लगता है। वो एन क्यूब वगैरह में आप थोड़ा तनाव में आ जाते हो, उसमें थोड़ा कठिन मैथ्स की बातें होने लगती हैं। तो आए फिर देखें, बताओ क्या करोगे 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर। आप क्या उल्टा सोचें? क्यों उल्टा क्यों सोचें? क्योंकि मेरा फोकस किसके ऊपर है। अच्छा सीधा कब सोचेंगे? कह रहे हैं अभी उल्टा सोच रहे हो तो ऐसा कोई सवाल बनाओ जिसमें सीधा सोचना पड़े। ऐसा हो सकता है, इसमें हंसने वाली बात नहीं, ध्यान दें। कोई पूछे कि इधर इधर की तरफ कब सोचेंगे, ऐसे ऐसे, कह रहे ऐसे से तब सोचोगे जब वो डिस्कशन कप्पा पे करे। समझ रहे हैं? अगर वो कप्पा के बारे में सवाल जवाब आपसे करें तो आप ऐसे से सोचेंगे। ऐसे सोचने का मतलब समझ रहे हैं? 1 ml में क्या चल रहा है। पूछता है कप्पा के बारे में बताओ तो तुम्हारा फोकस होना चाहिए 1 ml पे, अब मोल पे फोकस नहीं होगा। पूछता है मोलर कंडक्टेंस के बारे में बताओ, घट रहा है बढ़ रहा है कितना है, 1 मोल पे फोकस होना चाहिए। फोकस कहाँ है, वही सारा खेल। हम्म, देखिए बात समझ पा रहे हैं? तो बताइए 1 ग्राम इक्विवेलेंट के अंदर क्या बताओगे? 1000 अपॉन, क्या बात है, आज तो खीर बटेगी। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। अब देखिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट अगर आप लेते हैं तो उसको कंटेन कराने के लिए क्या आपको 1000 अपॉन n ml सॉल्यूशन लेना पड़ता है। तो 1 1 ml के कितने क्यूब लेने पड़ते हैं? अगर मान लो पूछा जाए इसके लिए 1 1 ml के कितने क्यूब लेने पड़े? क्या रन्ना बता पाऊंगा? सीधा सवाल पूछो तो ही बताएंगे। हाँ भाई क्या प्रश्न पूछा मैंने? मैंने पूछा इसको कंटेन करने के लिए 1 1 ml के कितने क्यूब लेने पड़े? 1000 अपॉन n, यही तो आंसर है। ये जो 1000 अपॉन n है ये क्या है? ये नंबर ऑफ क्यूब की संख्या है, छोटा n निकाला है ये। कौन सा छोटा n? वो जो इधर लिखा था, ये निकाल लिया। ये कितना आया? बराबर, क्योंकि हर क्यूब में कितना वॉल्यूम, 1 ml। तो 1000/n ml बनाने के लिए कितने क्यूब? इतने ही क्यूब। बराबर बात। तो ये कौन आया? कोई पूछे भाई साहब ये कौन आया? ये संख्या आ गई क्यूब की, या इसी को आप v बोल सकते हैं, इसी को v इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। तो v इक्विवेलेंट आ गया। और आगे क्या लिखेंगे? पर इक्विवेलेंट। पिछली बार क्या लिखा था? पर मोल। इस बार क्या लिखेंगे? क्योंकि इसके अंदर कौन है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो बताओ ये आ गया। अब अगर आपको ये मिल गया तो इसको उठाओ और कहां पुट कर दो? पीछे वेट कर रहा है ये देखो। इसको बहुत जल्दी, देखो यहां पुट कर दो, यहां देखो पुट कर दो, यहां जैसे पुट करोगे खत्म हो जाएगा। चेक करो, कप्पा इंटू वी इक्विवेलेंट में पुट कर दो। बात खत्म कर लेंगे फिर शुरू करनी पड़ेगी। तो बताओ यहां पे पुट कर दिया आपने कप्पा इंटू वी इक्विवेलेंट की जगह कितना, यहां से आया फॉर्मूला।
तो यहां से फॉर्मूला आ गया जो आपने पीछे लिखा हुआ था, नोट कर लें। हो गया ये? और नेक्स्ट करें? हाँ, रिलैक्स करोगे अब? ज्यादा ही रिलैक्स हो रहा है भैया। हर बार हम ही भेज देते, क्लास बदलवानी पड़ेगी है। कहने फर्स्ट लगवाओ कभी, उस पर क्या देखोगे तुम ऐसा? अच्छा, हो गया भाई, खत्म करें, बंद कर दें? नृत्य गायन करोगे तुम लोग अब? कौन सबसे ज्यादा बड़े बैठा है? भाई लोग जान लगे तुम। क्या होगा? अभी उसमें आएंगे, अभी एक चीज खत्म हो गई, सिस्टमेटिक चलें। नहीं नहीं, जरूरी, सब चले जाओ तो हम भी चले जाएंगे उसमें। कह रहे हैं सब बहुत खुश थे, जाते वक्त सब बहुत खुश थे हैं। सब जा रहे हो गया, खत्म करें फिर? हाँ भाई, किसी को कुछ प्रस्तुत करना तो आ जाओ फटाफट जल्दी आगे। कोई है, आ जाओ।